नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हमारी ऊपरी बाह की एक बहुत ही खास हड्डी के बारे में, ह्यूमरस। आज हम इसी की एक शानदार यात्रा पर निकलने वाले हैं। असल में ये हड्डी एक बहुत ज़रूरी पुल का काम करती है। ये ऊपर कंधे की हड्डी यानी स्कैपुला को नीचे की दो हड्डियों रेडियस और अल्ना से जुड़ती है। इसी की वजह से हमारी बाह को उसका ढांचा और मूवमेंट मिलता है। तो इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले ह्यूमरस से मिलेंगे, फिर ये सीखेंगे कि कैसे पता करें कि ये दाएं हाथ की है या बाएं। उसके बाद ऊपर से नीचे तक इसका पूरा टूर करेंगे, इसके सारे कनेक्शन समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि जब इसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले इसका ओरिएंटेशन समझते हैं। मतलब ये जानना कि ये हड्डी दाएं हाथ की है या बाएं, क्योंकि इसके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। तो इसे पता लगाने के 3 आसान से नियम हैं। पहला, इसका जो गोल सा हेड है वो हमेशा शरीर के अंदर की तरफ मतलब मीडियली पॉइंट करेगा। दूसरा, जो बड़ा वाला उभार है जिसे ग्रेटर ट्यूबरकल कहते हैं वो हमेशा बाहर की तरफ यानी लैटरली होगा। और तीसरा, ओलेक्रेनन फोसा जो एक गहरा गड्ढा है वो हमेशा पीछे की तरफ मिलेगा। बस इन 3 चीज़ों को याद रखिए और कोई भी ह्यूमरस हाथ में आते ही पता चल जाएगा कि वो दाएं हाथ के या बाएं। ठीक है, आप जब हड्डी सही दिशा में है तो चलिए इसका टूर शुरू करते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ एक एक लैंडमार्क को देखते हैं। सबसे ऊपर मिलता है इसका गोलाकार हेड। यही वो हिस्सा है जो कंधे की ग्लेनॉइड कैविटी में फिट होता है और बनाता है हमारा शोल्डर जॉइंट। और इसी जॉइंट की बदौलत हम अपनी बाह को लगभग हर दिशा में घुमा पाते हैं। सोचिए, क्रिकेट की बॉल फेंकने से लेकर अलमारी के ऊपर से कुछ उतारने तक सब इसी की देन है। अच्छा, अब एक मजेदार बात। ह्यूमरस की एक नहीं बल्कि 2 गर्दन होती हैं। एक है एनाटॉमिकल नेक जो बस हेड के ठीक नीचे एक लाइन जैसी है, लेकिन जो असली कहानी है वो है सर्जिकल नेक की। ये थोड़ा नीचे का पतला हिस्सा है और इसका नाम सर्जिकल नेक इसलिए पड़ा क्योंकि ये वो जगह है जहां फ्रैक्चर होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। ये डॉक्टरों के लिए एक रियल हॉटस्पॉट है। ऊपरी सिरे पर हमें 3 और खास जगहें मिलती हैं। एक है ग्रेटर ट्यूबरकल जो बाहर की तरफ एक बड़ा सा उभार है। फिर है लेसर ट्यूबरकल जो सामने की तरफ एक छोटा उभार है। और इन दोनों के बीच से एक नाली गुजरती है। इसे कहते हैं इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। चलिए अब थोड़ा नीचे चलते हैं, शाफ्ट की तरफ। यह हड्डी का लंबा बीच का हिस्सा है। इसकी शेप भी काफी इंटरेस्टिंग है। ऊपर से गोल और नीचे आते आते तिकोनी हो जाती है। और हाँ, इसी शाफ्ट पर एक खुरदुरी सी जगह होती है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। ये एक बहुत ही जरूरी मसल के लिए लैंडिंग पैड की तरह काम करती है। और शाफ्ट के पीछे एक हल्की सी नाली है जिसे रेडियल ग्रूव कहते हैं। अब ये सुनने में छोटी सी डिटेल लगती है, पर यह बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहीं से गुजरती है रेडियल नर्व। अगर हड्डी का ये हिस्सा टूट गया तो ये नर्व सीधे खतरे में आ जाती है, जिससे पूरे हाथ का फंक्शन बिगड़ सकता है। और अब हम अपने टूर के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, हड्डी का निचला सिरा। यहीं पर बांह कोहने के पास आगे की बांह से जुड़ती है और ये हिस्सा दिखने में काफी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ 2 मेन सरफेस हैं जो नीचे की हड्डियों से जुड़ती हैं। बाहर की तरफ है कैपिटोलम जो रेडियस से जुड़ता है और अंदर की तरफ है ट्रॉक्लिया। ये बिल्कुल एक चरखी या पुली जैसा दिखता है और अल्ना हड्डी इसमें एकदम परफेक्ट फिट हो जाती है। इसी की वजह से हम अपनी कोहनी को आसानी से मोड़ और सीधा कर पाते हैं। इन्हीं जोड़ों के पास 3 गड्ढे भी हैं जिन्हें फोसा कहते हैं। अब ये सिर्फ खाली जगह नहीं है। जब हम कोहनी को मोड़ते या सीधा करते हैं तो नीचे की हड्डियों के कुछ हिस्से इन्हीं गड्ढों में जाकर फिट हो जाते हैं। अगर ये ना होते तो हमारी कोहनी का मूवमेंट बहुत ही लिमिटेड होता। तो हमने हड्डी की बनावट तो देख ली। अब सवाल ये है कि ये सब हिस्से मिलकर काम कैसे करते हैं, कैसे इसकी संरचना इसके काम को अंजाम देती है। तो मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर इन सभी उभारों और गड्ढों का मतलब क्या है? क्या ये बस ऐसे ही हैं? नहीं, ये सिर्फ सजावट के लिए बिल्कुल नहीं है। इसका जवाब है मसल्स। ये सभी लैंडमार्क्स असल में मसल्स के लिए अटैचमेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, रोटेटर कफ की मसल्स ट्यूबरकल्स पर जुड़ती हैं जिससे कंधे को स्टेबिलिटी मिलती है। हमारी पावरफुल डेल्टॉइड मसल डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पर आके लगती है
और बाइसेप्स का टेंडन वो उसी इंटरट्यूबरकुलर सल्कस वाली नाली से होकर गुजरता है। तो हड्डी पर बना हर उभार और हर खांचा एक मकसद पूरा करता है, जिससे हमारी बांह को ताकत और मूवमेंट मिलता है। और अब सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं। आखिर हम ये सब क्यों समझ रहे हैं? इसका क्लिनिकल मतलब क्या है? मतलब जब चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं तब क्या होता है? ह्यूमरस में फ्रैक्चर होने की 3 सबसे कॉमन जगह हैं और हर जगह का अपना एक अलग खतरा है। और यही वो पॉइंट है जहां सब कुछ जुड़ जाता है। हर फ्रैक्चर साइट एक खास नर्व को खतरे में डालती है। अगर सर्जिकल नेक में फ्रैक्चर हुआ तो एक्सिलरी नर्व खतरे में है। अगर शैफ्ट टूटा, खासकर रेडियल ग्रूव के पास, तो रेडियल नर्व डैमेज हो सकती है। और अगर हड्डी नीचे से सुप्राकॉन्डाइलर रीजन से टूटी तो मीडियन नर्व पर खतरा होता है। यही वजह है कि डॉक्टरों के लिए इसकी एनाटॉमी को जानना इतना जरूरी है। और एक और मुश्किल है, ह्यूमरस के एक खास हिस्से में जहां ऊपर का और बीच का हिस्सा मिलता है, वहां ब्लड सप्लाई थोड़ी कम होती है। इसका मतलब यह है कि अगर वहां फ्रैक्चर हो जाए तो हड्डी को जुड़ने में या तो बहुत देर लगती है या कभी-कभी वो जुड़ती ही नहीं है। ये एक और वजह है कि ह्यूमरस के फ्रैक्चर को ट्रीट करना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कैसे एक ही हड्डी भारी से भारी वजन उठाने के लिए इतनी मजबूत और साथ ही इतनी नाजुक हो सकती है कि एक छोटा सा फ्रैक्चर हमारी नसों को खतरे में डाल दे? ये ताकत और जोखिम का एक सच में कमाल का डिज़ाइन है।